गुजरात चुनाव तय करेगा केजरीवाल का भविष्य। सिस्टम के खिलाफ बोलने वाले नेता की छवि लेकर हिंदुत्व पर मुखर होने तक अरविंद केजरीवाल ने अपने को बहुत बदला। गुजरात चुनाव में उनके साथ आपका भी बहुत कुछ दांव पर है। साल 2012 में दिसंबर की एक दोपहर दिल्ली के कनॉट प्लेस में हनुमान रोड पर एक अस्थायी स्टूडियो बनाया गया था। प्लानिंग थी एक छोटा वीडियो शूट करने की। कैमरे के सामने थे अरविंद केजरीवाल, पूरी तरह असहज, चेहरे पर मुस्कान कायम रखने में परेशानी हो रही थी उनको। इस वजह से कई रीटेक हुए। ऐसा नहीं है कि उन्होंने पहले कभी कैमरे का सामना नहीं किया था या भीड़ के सामने खड़े नहीं हुए। उन्होंने कई बड़ी जनसभाओं को संबोधित किया था, लेकिन अब वो आम आदमी पार्टी को बड़े पैमाने पर लाने जा रहे थे, तो उन्हें जरूरत थी अपने सहयोगियों से टिप्स की। ये घटना 10 साल पुरानी है। इतने वक्त में अरविंद केजरीवाल पूरी तरह बदल चुके हैं। वो 3 बार से दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। आम आदमी पार्टी एक पंजीकृत राजनीतिक दल के रूप में इस 26 नवंबर को 10 साल पूरे कर लेगी। अब पंजाब में भी पार्टी की सरकार है और उसने गुजरात विधानसभा चुनाव पर निगाहें जमाई हुई हैं। इतने वर्षों में 54 साल के अरविंद केजरीवाल ने कई हुनर हासिल कर लिए हैं। इनमें से एक है कैमरे के सामने मुस्कुराने की कला। पूरी दिल्ली में लगे विशाल होर्डिंग्स इसके सबूत हैं। केजरीवाल की राजनीति में भी बदलाव आया है। एक आक्रामक एक्टिविस्ट अब एक राजनेता है। विरोध प्रदर्शन करने वाला अब एक मिलनसार फैमिली मैन बन चुका है। इस बदलाव का सीधा रिश्ता है आपके चुनावी भाग्य और केजरीवाल की आकांक्षाओं से। राजनीति में आने से पहले ही अरविंद केजरीवाल दिल्ली में एक जाना पहचाना नाम थे। IIT से ग्रेजुएशन के बाद इनकम टैक्स ऑफिसर की नौकरी की, लेकिन फिर सामाजिक कामों में कूद पड़े। साल 2011 के इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन ने उन्हें देश के घर घर में पहचान दिला दी। दिसंबर 2013 में उनकी 1 साल पुरानी आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस की सहायता से दिल्ली में सरकार बनाई। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने, लेकिन केवल 49 दिनों में इस्तीफा दे दिया। इससे उनकी छवि राजनीति में एक बागी की बनी। 3 महीने बाद एक और महत्वाकांक्षी कदम। पार्टी ने 432 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ा और 428 पर उसे हार मिली। इसमें दिल्ली की 7 सीटें शामिल थीं। नरेंद्र मोदी के खिलाफ वाराणसी में चुनाव लड़ने उतरे केजरीवाल खुद हार गए, लेकिन 2015 में आपने दिल्ली की सत्ता में वापसी की, बहुत ही शानदार ढंग से। अपने राजनीतिक करियर के शुरुआती दौर में केजरीवाल एक आक्रामक एक्टिविस्ट थे, जिन्होंने भ्रष्टाचार को लेकर राजनेताओं पर हल्ला बोला, कॉरपोरेट की आलोचना की और ब्यूरोक्रेट्स का विरोध किया। यहाँ तक कि PM नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलने से भी नहीं हिचके। एक मौके पर तो उन्होंने मोदी को साइकोपैथ तक कह दिया। आम आदमी पार्टी के कई पदाधिकारी दबी जुबान में मानते हैं कि PM मोदी के जरिए केजरीवाल राष्ट्रीय स्तर का नेता बनने का मौका देख रहे थे। फिर है साल 2017 आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ा झटका लेकर। दिल्ली निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी किसी भी निगम पर कब्जा करने में नाकाम रहती है। गोवा में भी उसे हार का सामना करना पड़ता है और पंजाब में, जहां उसने भरपूर मेहनत की थी, केवल 20 सीटें मिलती हैं। 2019 का साल भी अच्छा नहीं रहा। अपने सबसे दमदार नेताओं को उतारने के बावजूद पार्टी दिल्ली में लोकसभा की एक भी सीट नहीं जीत सकी। पंजाब में उसके सांसदों की संख्या भी 4 से कम होकर 1 पर आ गई। एक करीबी सहयोगी के मुताबिक केजरीवाल को समझ आया कि मोदी पर लगातार हमले की रणनीति काम नहीं कर रही। इसके बाद उन्होंने रणनीति बदली। हालांकि केंद्र सरकार के साथ उनका टकराव बना हुआ था। दिल्ली में गवर्नेंस के मुद्दे पर उपराज्यपाल के साथ रस्साकशी जारी थी। ये वो समय था जब केजरीवाल ने अपनी छवि ऐसे शख्स के रूप में गढ़नी शुरू की जो भगवान से डरता है और अपने परिवार को प्यार करता है। वो अपने माता पिता, अपनी पत्नी सुनीता, बेटे और बेटी के साथ रहते हैं। सुनीता भी रेवेन्यू सर्विस की पूर्व ऑफिसर है। बेटा IITian है और बेटी ने अपना स्टार्टअप शुरू किया है। केजरीवाल की छवि बिल्कुल ही बदल गई। वो कई लोगों के लिए बड़े बेटे बन गए, कई लोगों के लिए बड़े भाई। उन पुरानी कहानियों की तरह जिसमें बेटा अपने दृष्टिहीन माता पिता को तीर्थ स्थलों के दर्शन कराता है। केजरीवाल ने दिल्ली के बुजुर्गों के लिए अयोध्या और अजमेर शरीफ की यात्रा का ऐलान किया। ऐसा लगता है कि यह तरीका काम कर गया। फरवरी 2020 में दिल्ली की सत्ता में एक बार फिर आम आदमी पार्टी की बड़ी जीत के साथ वापसी हुई। इससे साबित हुआ कि 2015 का विजय तुक्का नहीं थी। इसके बाद भी केजरीवाल की बहुत सी चीजें नहीं बदली। मसलन काम करने का स्टाइल। ज्यादातर CM चुनिंदा ब्यूरोक्रेट्स के सहारे सरकार चलाते हैं, लेकिन केजरीवाल सलाह लेते हैं ऐसे लोगों से जिन्हें वे राजनीति में आने से पहले से जानते हैं। इनमें शिक्षाविद, अधिवक्ता, एक्टिविस्ट और
पब्लिक पॉलिसी एक्सपर्ट हैं। उनकी कुछ और चीजें भी कायम हैं, जैसे कि हक्का नूडल से लगाव, हिंदी फिल्में, विश्व इतिहास में रुचि, रेनॉल्ड्स पेन का इस्तेमाल और मन्ना डे का गाना इंसान का इंसान से हो भाईचारा। केजरीवाल एक और मामले में दृढ़ हैं। पार्टी के लोग कहते हैं आपके बॉस वही हैं। इस मुद्दे पर उनके कई करीबी भी नाता तोड़ चुके हैं, जिनमें योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, आशुतोष और कुमार विश्वास जैसे नाम शामिल हैं। जनवरी 2021 में आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने एक प्रस्ताव पास किया। संविधान में संशोधन के जरिए रास्ता बनाया गया कि केजरीवाल हमेशा के लिए पार्टी के चीफ बने रह सकें। पार्टी छोड़ चुके आशुतोष को इसमें कुछ भी अचरज भरा नहीं लगा। उनके मुताबिक अरविंद केजरीवाल सत्ता के केंद्रीयकरण में यकीन रखते हैं। हालांकि विधायक सौरभ भारद्वाज इसे नहीं मानते। उनका कहना है कि केजरीवाल को सहयोगियों से राय मशवरा लेने में पूरा भरोसा है। निर्णय लेने के लिए पार्टी की राजनीतिक मामलों की समिति और राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति है। ये समितियां पूरी तरह लोकतांत्रिक हैं। केजरीवाल के आलोचक ये भी आरोप लगाते हैं कि वो दिल्ली में बैठकर पंजाब की सरकार को नियंत्रित कर रहे हैं। पॉलिसी से जुड़े मुद्दे पर ब्रीफिंग के लिए पंजाब के अफसरों का एक बार दिल्ली के सीएम आवास पर आना इस आरोप को बल देता है। लेकिन शायद केजरीवाल की राजनीति में आए रणनीतिक बदलाव को ज्यादा गहराई से समझने की जरूरत है। पुराने वाले केजरीवाल की एक ही थ्योरी थी कि भ्रष्टाचार की वजह से राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था सड़ चुकी है। इसका इकलौता समाधान है कि पूरे सिस्टम को उखाड़ फेंका जाए। करप्शन के खिलाफ उनकी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अब भी जारी है, लेकिन अब केजरीवाल दिल्ली मॉडल पर ज्यादा भरोसा करते हैं। ऐसा मॉडल जो आप सरकार में दिल्ली की सफलता की कहानियों पर फोकस करता है। कांग्रेस के एक नेता अपनी पहचान उजागर किए बिना कहते हैं, हर घर में साफ पानी पहुंचाने, बसों की संख्या बढ़ाने समेत कई मुद्दों पर केजरीवाल फेल रहे, लेकिन उन्होंने बहुत ही चालाकी से शिक्षा, स्वास्थ्य के क्षेत्रों में किए गए कामों को प्रमोट किया और कथित दिल्ली मॉडल का नैरेटिव गढ़ने में कामयाब रहे। साल 2006 में रेमॉन मैग्सेसे अवार्ड पाने पर केजरीवाल ने टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए इंटरव्यू में कहा था, मैं भगवान में यकीन नहीं करता और ना ही आस्तिक हूँ। वही केजरीवाल अब केंद्र से मांग करते हैं कि करेंसी पर लक्ष्मी गणेश के चित्र छापे जाएं। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर की तरह खड़े किए गए अस्थायी मंदिर में दिवाली पूजा करते हैं और टीवी इंटरव्यू में हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। ऐसा लगता है कि उन्होंने वाकई बहुत लंबा सफर तय कर लिया है। हालांकि आलोचक अक्सर हिंदुत्व के मामले में आपको बीजेपी की बी टीम कहते हैं। अरविंद केजरीवाल के सहयोगी अक्षय मराठे का जवाब है, अरविंद केजरीवाल किसी और की पिच पर खेलने में यकीन नहीं रखते। यहाँ वो खेल को भी चैलेंज कर रहे हैं। अगर बीजेपी ने हिंदुत्व की बराबरी हिंसा से की है, तो हम हिंदुत्व को गुड गवर्नेंस और बेहतर मूल्यों के समान करना चाहते हैं। हिंदुत्व के मसले पर इतने मुखर होने वाले केजरीवाल मुस्लिम मुद्दों पर चुप्पी साधे रखते हैं। शाहीन बाग में मुस्लिम महिलाओं का प्रदर्शन हो या इस साल बिल्किस बानो के दोषियों की रिहाई का मामला, ऐसा लगता है कि आपने चुप रहने की रणनीति अपनाई। लेकिन ये ध्यान रखना होगा कि 2015 में जब दादरी में मोहम्मद अखलाक की पीट कर हत्या हुई थी, तब केजरीवाल उन पहले राजनेताओं में थे जो पीड़ित के घर गए। आम आदमी पार्टी के पूर्व सदस्य और सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट प्रशांत भूषण कहते हैं, केजरीवाल अब पूरी तरह हिंदुत्व के खेल में शामिल हो चुके हैं। कई जगह उन्होंने इस बात का फायदा उठाया कि चुनाव में मुस्लिमों के पास बहुत विकल्प नहीं। आम आदमी पार्टी से जुड़े लोगों का कहना है कि अरविंद केजरीवाल ऐसे लोगों का वोट बेस बनाना चाहते हैं जो विचारधारा के मामले में बीजेपी के करीब हो सकते हैं, लेकिन गवर्नेंस के मुद्दे पर असंतुष्ट हैं। राजनीति में जब चुनने की बात आती है तो केजरीवाल अच्छी तरह से जानते हैं कि उन्हें कहाँ क्या दांव चलना है। एक परंपरा के तौर पर वो दिल्ली में अपनी राजनीतिक रैली मंदिर मार्ग स्थित वाल्मीकि मंदिर से शुरू करते हैं। उन्होंने बताया कि कैसे दलित समुदाय के एक शख्स ने उन्हें चुनाव चिन्ह झाड़ू चुनने में मदद की, लेकिन जब उनके कैबिनेट का एक दलित मंत्री विवादों में फंसकर इस्तीफा देता है तो चुप्पी साध जाते हैं। आम आदमी पार्टी एक बार फिर विस्तार की कोशिश में है। खासकर पंजाब में बड़ी जीत के बाद केजरीवाल एक बार फिर गवर्नेंस मॉडल से लेकर हिंदुत्व और राष्ट्रवाद तक मोदी और बीजेपी को निशाने पर ले रहे हैं। उनका राजनीतिक भविष्य बहुत हद तक गुजरात चुनाव के नतीजों पर निर्भर करेगा। राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा तेज है कि कैसे वो 2029 में एक बड़ी भूमिका की तैयारी के लिए जुटे हैं, लेकिन उनके सहयोगी इससे इनकार करते हैं। उनका सवाल है, आपने ये कैसे सोचा कि वो 2024 में ही अपनी पूरी ताकत नहीं लगाएंगे?